रामायण के हमारे इस सफर में अब हम पहुंच चुके हैं बालकांड के 13वें सर्ग पर। ये वो हिस्सा है जहां हम देखेंगे कि कैसे राजा दशरथ की एक गहरी इच्छा, एक ऐसी कामना इतिहास के सबसे भव्य आयोजनों में से एक की नींव रखती है। तो करीब 1 साल के सोच विचार के बाद राजा दशरथ आखिरकार फैसला करते हैं कि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना ही है। अब ये समझना जरूरी है कि अश्वमेध यज्ञ सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं था। ये किसी भी साम्राज्य के लिए आप कह सकते हैं सबसे बड़े और सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स में से एक था। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर होने वाले यज्ञ की प्लानिंग, उसकी रूपरेखा आखिर बनी कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। और इस महायज्ञ की शुरुआत पता है कैसे होती है? किसी शाही फरमान से नहीं, बल्कि राजा दशरथ की एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना से। वो अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं। इससे पता चलता है कि राजा के मन में अपने गुरु के लिए कितना गहरा सम्मान और विश्वास था। यहाँ वाल्मीकि रामायण कहती है, राजा दशरथ कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा यज्ञ विधान के साथ पूरा हो। ऐसा कुछ कीजिए कि कोई भी विघ्न न आए। आप ही मेरे सबसे प्यारे मित्र हैं और मेरे परम गुरु भी। मतलब साफ साफ राजा दशरथ ने यज्ञ की पूरी जिम्मेदारी महर्षि वशिष्ठ के कंधों पर डाल दी, ये जताते हुए कि उन्हें अपने गुरु के ज्ञान पर अटूट भरोसा है। और महर्षि वशिष्ठ वो भी बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कह देते हैं। वो कहते हैं, आपकी जो इच्छा है मैं वो सब पूरी करूंगा। उनके ये सीधे साधे शब्द सुनने में भले ही सरल लगे, पर ये उस असाधारण योजना की शुरुआत थे जो अयोध्या का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो जैसे ही राजा की तरफ से हरी झंडी मिली, महर्षि वशिष्ठ की भूमिका एकदम से बदल जाती है। वो अब सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि एक मास्टर प्लानर, एक ग्रैंड इवेंट मैनेजर बन जाते हैं। क्योंकि वो जानते थे कि इस यज्ञ के लिए सिर्फ मंत्र और विधियां ही काफी नहीं है, इसके लिए चाहिए एक जबरदस्त और कुशल मैनेजमेंट। और जरा देखिए कि उन्होंने कैसी टीम इकट्ठा की। इसमें सिर्फ यज्ञ कराने वाले बूढ़े ब्राह्मण ही नहीं थे, बल्कि बेहतरीन आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स थे, कारीगर और शिल्पकार थे, बढ़ई और खुदाई करने वाले, यहाँ तक कि अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट्स, एक्टर्स और डांसर्स भी थे। मतलब ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। ये एक तरह से पूरे समाज का मिलाजुला प्रयास था, जिसमें हर हुनरमंद इंसान की जरूरत पड़ने वाली थी। अब आते हैं मेहमान नवाजी पर। महर्षि वशिष्ठ का प्लान यहाँ भी कमाल का था। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए सैकड़ों शुभ घर बनाए जाएं, आम नागरिकों के लिए भी बड़े बड़े शानदार रहने की जगह हो, और हाँ, खाने पीने का ऐसा इंतजाम हो कि किसी चीज की कमी न रहे। मतलब हर आने वाले की हर जरूरत और हर इच्छा का पूरा ध्यान रखा जाना था। लेकिन वशिष्ठ की प्लानिंग सिर्फ लॉजिस्टिक्स तक ही नहीं थी, इसमें गहरे नैतिक मूल्य भी शामिल थे। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही, सभी वर्गों के लोगों का सम्मान होना चाहिए। गुस्से में या अपनी इच्छा से किसी का भी अपमान न हो। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। सम्मान और सबको साथ लेकर चलना इस पूरे आयोजन की बुनियाद थी। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? वशिष्ठ के इस प्लान में सिर्फ मेहमानों का ही नहीं, बल्कि उन मजदूरों, कारीगरों और शिल्पकारों का भी पूरा ध्यान रखा गया था, जिनके पसीने से ये सब कुछ खड़ा हो रहा था। ये तय किया गया कि उन्हें भी पूरा सम्मान और सारी सुविधाएं मिलें, कोई भेदभाव नहीं। तो चलिए, अब अयोध्या के अंदर की तैयारियां तो चल रही थी, अब बारी थी दुनिया को न्योता भेजने की। इसके लिए वशिष्ठ ने महामंत्री सुमंत्र को बुलाया और उन्हें एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। और ये मिशन क्या था? पहला कदम, धरती पर जितने भी धर्म का पालन करने वाले राजा हैं सबको बुलाओ। दूसरा, हजारों ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को भी न्योता दो। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये पक्का करो कि हर देश से आने वाले हर मेहमान का स्वागत पूरे सम्मान के साथ हो। मतलब मकसद सिर्फ अयोध्या में यज्ञ करना नहीं था, बल्कि इसे ग्लोबल इवेंट बनाना था। कुछ खास मेहमानों की लिस्ट भी बनी थी, जैसे मिथिला के राजा जनक, जो बहुत वीर और शास्त्रों के ज्ञाता थे, काशी के राजा जो दशरथ के बहुत प्यारे दोस्त थे, केकय के राजा जो उनके ससुर थे, अंग देश के राजा रोमपाद, और इनके अलावा पूर्व से, सिंधु सौवीर से, सौराष्ट्र से और दक्षिण के सभी बड़े राजाओं को भी बुलाया गया।
ये लिस्ट दिखाती है कि दशरथ के रिश्ते और गठबंधन उस समय के भारतवर्ष में दूर दूर तक फैले हुए थे। और महामंत्री सुमंत्र, जो अपने काम में माहिर थे, उन्होंने फौरन दूत भेजे। इतना ही नहीं, जो सबसे सम्मानित राजा थे, उन्हें लाने के लिए तो वो खुद भी गए। इससे पता चलता है कि दशरथ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना मजबूत और एफिशिएंट था। अब मेहमानों के आने का मंच तैयार हो चुका था। और अब महीनों की इस बारीक प्लानिंग के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। देश विदेश से राजा महाराजा ऋषि मुनि सब अयोध्या में इकट्ठा हो रहे हैं और वो भव्य अश्वमेध यज्ञ अब बस शुरू ही होने वाला है। राजा लोग अपने साथ कीमती तोहफे, रत्न वगैरह लेकर पहुंच रहे हैं और यज्ञ की जो जगह बनाई गई थी वो इतनी शानदार थी कि लगता था मानो किसी ने उसे मन की शक्ति से बना दिया हो, एकदम परफेक्ट। जब वशिष्ठ ने देखा कि सब मेहमान आ गए हैं, सबका अच्छे से स्वागत हो गया है, तब उन्होंने राजा दशरथ को जाकर बताया कि महाराज सब तैयार है। लेकिन यज्ञ शुरू होने से ठीक पहले वशिष्ठ एक आखिरी पर बहुत गहरी बात कहते हैं। वो दान देने का नियम समझाते हैं कि उपहार कभी भी अनादर या लापरवाही से मत देना, क्योंकि तिरस्कार के साथ दिया गया दान देने वाले को ही नष्ट कर देता है। क्या फिलॉसफी है, मतलब दान की कीमत चीज में नहीं, देने की भावना में है। और फिर वो शुभ दिन, वो शुभ नक्षत्र आ गया। राजा दशरथ महर्षि वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में उस यज्ञ भूमि की ओर चल पड़े जिसका उन्होंने इतने समय से इंतजार किया था। और फिर वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के नेतृत्व में बाकी सभी बड़े ब्राह्मणों ने शास्त्रों और तय की गई प्रक्रियाओं के अनुसार यज्ञ की विधियां शुरू कर दी। और इसी के साथ उस महान अश्वमेध यज्ञ का आरंभ हो गया। महीनों की मेहनत अब अपने सबसे पवित्र पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पवित्र अग्नि भी जल चुकी है। पर ये महान यज्ञ कौन से दिव्य वरदान सामने लाएगा, कौन सी नाटकीय घटनाएं यहाँ से जन्म लेंगी, ये तो बस एक शुरुआत है। कहानी तो अब यहाँ से आगे बढ़ेगी।